गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, कल हमने ये चैप्टर कर लिया था पानी रे पानी। इसकी हमने स्टोरी पढ़ ली थी कि कैसे पानी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए। ज़मीन रूपी गुल्लक को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी से भरना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग करेंगे इसके आगे पार्ट से आगे क्वेश्चन आंसर। कल कवि परिचय भी हमने ले लिया था, आज पढ़ते हैं पार्ट से। आइए अब हम पार्ट को थोड़ा और निकटता से समझते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के सामने सही विकल्प के सामने स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं, जैसे बाकी चैप्टर में सेम वैसी क्वेश्चन है। हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? नल सूख जाने से, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से, बाढ़ आने से। तो इसमें 2 और 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? वर्षा जल का संग्रहण करना, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना। ठीक है, अब जल चक्र का क्या है? जल चक्र में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो भाप बन के जब बादल बन जाते हैं, और दूसरा जब नदियों का पानी दोबारा से समुद्र में आ जाता है, वो भी जल चक्र का ही एक पार्ट है। ओके, 3rd वाला देखिए, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यह किस गलती की ओर संकेत किया गया है? जल चक्र की अवधारणा को न समझना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, तालाबों को कचरे से पाट कर समाप्त कर देना, भू भंडारण के विषय में विचार न करना। तो मतलब 2 और 3rd। हाँ, ये बात सही है कि हम जल का उपयोग करें, कोई बात नहीं, लेकिन जो जल हमें वर्षा के रूप में मिलता है तो हमें उसका भी संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, ख देखिए, अब आपने ये जितने भी विकल्प टिक करे हैं, आपने अपने विकल्प टिक करे होंगे, तो आपने ये डिस्कशन करना है कि क्यों आपने विकल्प टिक करे हैं। ओके, अब मिलान करिए। आइए, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करिए। वर्षा जल संग्रहण, इसका 2 होगा। ठीक है, जल संकट, जल की अत्यधिक कमी। ठीक है, जल चक्र, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना, और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना। भूजल, जमीन के नीचे छिपा हुआ जल। भूजल, भू मतलब जमीन, जल मतलब जमीन के नीचे छिपा हुआ जल। पंक्ति पर चर्चा कीजिए। पानी आता भी है तो बेवक्त, मतलब जब उसकी ज़रूरत होती तब नहीं आता। बेवक्त मतलब जब इंसान कुछ और काम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उस वक्त आता है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जल से हालात बन गए। अकाल मतलब, अकाल ऐसा होता है कि जहाँ वर्षा ही नहीं होती, जब वर्षा ही नहीं होती उसको कहते हैं अकाल, सूखा पड़ना। कुछ दिन के लिए सब कुछ थम जाता है। अब जब पानी ही नहीं है तो सब कुछ थम जाता है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के 2 पहलू, मतलब पानी ही इसमें मेन है। पानी की वजह से ही बाढ़ आता है और पानी की वजह की कमी से ही अकाल पड़ता है। ठीक है, सोच विचार के लिए। अब ये सोच विचार वाले क्वेश्चन आंसर मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके, अब आइए शब्दों की बात। हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है। हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटा दिया गया है? उस शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में क्या अंतर आया है, पहचान कर लिखिए। हमारी यह धरती भी की जगह आया है, इसी तरह आया है ना, तो भी शब्द आया है, बाकी इसमें सब कुछ सेम है। ठीक है, तो मतलब उससे ज़्यादा अपने बात पे वजन हो रहा है। ठीक है, क देखिए, इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, ये तो हमने बता ही दिया। ख देखिए, पाठ में ऐसे कुछ और शब्द आए हैं जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए, मतलब जिसमें अपनी बात को ज़्यादा बल देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों को आपने चुनना है। समानार्थी शब्द देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ वाले उपयुक्त शब्द लिखिए। इस कार्य के लिए आप बादल में से कुछ शब्द चुन सकते हैं, जैसे सूर्य का पर्यायवाची है, सूरज का है, सूर्य है, दिवाकर है, ठीक है, दिनकर है, भास्कर है, और ऐसी भाप का हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा, ठीक है, और बादल का हो जाएगा, नीरद हो जाएगा, हवा का हो जाएगा, समीर हो जाएगा, बादल का जलद भी होता है। ठीक है, जलद, वारिद और नीरद बादल के हो जाएंगे। ठीक, अब मैं इनमें आपको लगा देती हूँ टिक। सूर्य, सूर्य, ठीक है,
दिवाकर इज ऑल्सो सूर्य, दिनकर इज ऑल्सो सूर्य। भाप है आपका, पहले हवा लगा लें, हवा हवा हवा, बादल, जलद। जैसे वारी, जल और नीर ये पानी के ही पर्यायवाची हैं। अगर इसमें दौ लग गया है तो ये बादल हो जाएगा, अगर इसमें जौ लगा होता तो ये कमल के पर्यायवाची हो जाते। ठीक है, ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक है शब्दों को पहचानने की। मेघ का मतलब भी होता है बादल। ओके, वाष्प का एक ही दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ये वाला क्वेश्चन। उपसर्ग देखिए, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन गए। उपयुक्त तो वाक्य में रेखांकित शब्द और में काल शब्द में जोड़कर एक नया अर्थ दिया गया है। काल का अर्थ है समय, मृत्यु, जबकि अकाल का अर्थ है कुसमय, सूखा। कुछ शब्दांश किसी शब्द के आरंभ से जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह के शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। आइए कुछ उपसर्गों की पहचान करें। जैसे देश, देश में प्रदेश हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा प्रदेश। विदेश, परदेश, स्वदेश। ठीक है, ये बने हैं यहाँ पे शब्द। ओके, ऐसे यहाँ पे देखिए, इसका हो जाएगा सुपात्र, अपात्र, विज्ञान, अज्ञान। चार ही लिखने, इसमें और भी बहुत सारे बन सकते हैं। पाठ से आगे आपकी बात, अब आपकी बात है इसमें, आपकी क्या बात कही गई है इसमें, अब आइए हम लोग जानते हैं। ओके, धरती की गुल्लक में जल राशि की कमी न हो सके, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। अब आपने अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करनी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जल, कौन सा जल, नदियों का जल को भी हम संरक्षण कर सकते हैं। उसका भी हम जब हो तो उससे बाढ़ के जैसे हालात ना उत्पन्न हो, इससे पहले ही हम उसका कुछ ऐसा संरक्षण कर लें उस पानी का कि वो पानी हमारे धरती रूपी गुल्लक में चले जाए। तो ये बात यहाँ पे ज़्यादा जोर देके बताई गई है। ठीक है, हाँ देखिए, इस पाठ में एक छोटे खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। इस खंड की पहचान करें और जल चक्र के चित्र के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करें। अब जल चक्र वही है, पहले समुद्र में वाष्प आप होती है, फिर वो ऐसे ऊपर को जाती है, फिर यहाँ बादल बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ बादल बनेंगे, फिर उसके बाद बादल बन के बरसेंगे, फिर हिम जमेगा, मतलब बर्फ़ जमेगी, फिर नदियाँ वहाँ से आएंगी ग्लेशियर से। को देखिए, आपके द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब आपने क्यों, कैसा बनाया वो जल चित्र, आप बताइए कि समुद्र से पहले भाप उठ रही है, इसके बारे में आपने पूरा डिस्क्राइब करना है। असृजन, कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया, आपको विद्यालय जाना है, आपके घर के समीप ही एक सार्वजनिक नल है, आप बाल्टी लेकर वहां पहुंचते हैं और ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने आप पहुंचते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी बाल्टी पहले भरना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप आपस में किस प्रकार का विवाद तू मैं ना हो, यह ध्यान में रखते हुए 5 संदेश वाक्य तैयार करें। ठीक है, मतलब आपने स्लोगन लिखना है कि आपस में बहस ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी ले, इस तरह के आपने स्लोगन लिखने वहाँ पे। ख देखिए, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव, शहर। इस वाक्य को पढ़कर आपके सामने कोई एक चित्र उभर आया होगा। इस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरिए। ठीक है, आपने अपने घर के आसपास का चित्र बनाना है। ठीक है, ऐसे नदी, बादल, पहाड़, ऐसे पानी रे पानी, नीचे दे नीचे हम सब की दिनचर्या से जुड़ी हुई, दिनचर्या मतलब जो हमारा डेली रूटीन है उससे जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां, कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उनके चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों पर बातचीत कीजिए जो धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक हैं, और उन चित्रों पर भी बात करें जो पानी की गुल्लक को जल्दी ही खाली कर रहे हैं। ओके, ये देखिए, नहाने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पीने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, ब्रश करने के लिए, फिर यहाँ पे पानी, कपड़े धोने के लिए, पौधों में देने के लिए, गाड़ियों को साफ करने के लिए, विद्यालय में भी चाहिए। ठीक है, सफाई के लिए, सबका पानी, सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन करें। परिचर्चा के मुख्य बिंदु को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तैयार करें। दैनिक कार्य में पानी, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि आपके घर में
एक दिन में औसतन कितना पानी खर्च होता है? अपने घर में पानी के उपयोग से जुड़ी एक तालिका बनाएं। इस तालिका के आधार पर पता लगाएं घर के कार्यों में एक दिन में लगभग कितना पानी खर्च होता है। बाल्टी, घड़े या किसी अन्य बर्तन को मापक बना सकते हैं। आपके माँ, पिता या घर के अन्य सदस्य पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? क्या आपको अपनी आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध हो जाता है? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो क्यों? आपके घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचय कैसे और किन पात्रों में किया जाता है? जन सुविधाओं के रूप में जल। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है, देखिए पानी भरने के लिए बर्तन ही बर्तन। यहाँ भी ऐसी, यहाँ टैंकर आया है पानी का। यहाँ देखिए कितना सूखा पड़ा हुआ है। ये लोग तालाब से पानी भर रहे हैं ना। ये देखिए बिन पानी सब सून। पाठ में भूजल स्तर के कम होने के कुछ उदाहरण बताए गए हैं, जैसे तालाबों में कचरा फेंक कर भरना आदि। भूजल स्तर को कम होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, पता लगे और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसके लिए आप अपने सहपाठियों, शिक्षकों व घर के अन्य सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं। भूजल स्तर की कमी में हमें आजकल किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? आपके विद्यालय, गाँव, शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने, पता लगाइए। यह भी जाने वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्र करना, उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल उद्देश्य यही है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा जल संग्रहण की एक तकनीक इस प्रकार है। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा जल को पाइप द्वारा भंडारण टैंकी में पहुंचाया जाता है। इस जल में छत में उपस्थित मिट्टी के कण मिल जाते हैं, अतः इसका उपयोग करने से पहले इसे स्वच्छ करना आवश्यक होता है। अपने घर या विद्यालय के आसपास, मोहल्ले या गांव में पता लगाइए कि वर्षा जल संग्रहण की कोई विधि अपनाई जा रही है या नहीं। यदि हाँ तो कौन सी विधि, इसके विषय में लिखिए। यदि नहीं तो अपने शिक्षक या परिजनों की सहायता से इस विषय में समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। आज की पहेली, जल के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, नदी, वर्षा, झील, तालाब वर्ग में जल के इन प्राकृतिक स्रोतों के समानार्थी शब्द ढूंढिए और लिखिए। अब वर्षा का समानार्थी क्या हो सकता है? अम्बु का मतलब भी पानी होता है। ठीक है, मेरे को इतने सारे शब्द मिल रहे हैं, आप भी ढूंढिए और फिर बताइए मेरे को कल। ओके, खोजबीन के लिए पानी से संबंधित गीत, कविताओं का संकलन कीजिए। इनमें से कुछ को अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसके लिए आप अपने परिजन, शिक्षक और पुस्तकालय, इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। झरोखे से पाल के किनारे रखा इतिहास, अच्छे अच्छे काम किनारे का इतिहास, ये आपके पढ़ने के लिए है। एक छोटी सी कहानी, आप इसे पढ़िए। साझी समझ, आपने अपनी समझ डेवलप करनी। पढ़ने के लिए विश्वेश्वरैया। अब देखिए, ये भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, उनके बारे में है ये जानकारी। तो आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। विश्वेश्वरैया। ओके। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमक उठती और गर्जन होता। फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में गड्ढे और नालियां पानी से भर गई। 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को निहार रहा था। गली में पंक्तियों में खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। थोड़ी ही दूरी पर हरे भरे धान के खेत लहरा रहे थे। जहां विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की नाली का पानी उमड़ घुमड़ रहा था। उसमें भंवर भी उठ रहे थे। उसने एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया था। वह एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता था। विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा था। सामूहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। शक्ति, मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, वह छोटा सा लड़का बुदबुदाया। फिर उसने थोड़ी दूरी पर निर्भीकता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति को ताड़पत्र की छतरी हाथ में लिए देखा। वह उसे तुरंत पहचान गया।
उसके कपड़े फटे हुए थे, वह कमज़ोर और भूखी लग रही थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी, उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, वह गरीब थी। विश्वेश्वरैया ने सोचा, वह इतनी गरीब क्यों है? उन्हें बड़ी गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के कारण के बारे में जानने का प्रयास किया। वह परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहते थे। वह अपने अध्यापकों से भी जिहर करते, वह उनसे प्रकृति के बारे में पूछते, ऊर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं, कैसे इस ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वह यह भी पूछते कि आखिर कितने लोग गरीब क्यों हैं, नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है, वह झोपड़ी में क्यों रहती है, क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए? धीरे धीरे इस लड़के को प्रकृति और जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि ज्ञान असीमित है, उसके बिना रुके सीखते रहना होगा, तभी उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं जो उन्हें उठाए थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन पर्यंत तक छात्र बने रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी संकल्प में उनकी महानता की कुंजी थी। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर, जो अब कर्नाटका में है, के मुद्देनहल्ली नामक स्थान में 15 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता वैद्य थे। वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आए और मैसूर में बस गए। 2 वर्ष की आयु से उनका परिचय रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियों से हो गया था। ये कहानियाँ हर रात घर की वृद्ध महिलाएं उन्हें सुनाती थी। कहानियाँ शिक्षाप्रद व मनोरंजक थी। इन कहानियों से विश्वेश्वरैया ने ईमानदारी, दया, अनुशासन जैसे मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। विश्वेश्वरैया चिकबिलासपुर के मिडिल व हाई स्कूल में पढ़े। जब उन्हें गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे वाला गीत गाने को कहा गया, तो उन्हें पता चला कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है। अपने मामलों में भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार न था। भारत की अधिकांश संपत्ति विदेशियों ने हड़प ली थी। उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब थी। यह प्रश्न विश्वेश्वरैया के मस्तिष्क में उमड़ता घुमड़ता रहता। राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठती थी और उनके जीवन में यह अंत समय तक जलती रही। विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु होगी। क्या वह अपनी पढ़ाई जारी रखें? इस प्रश्न पर तब विचार विमर्श हुआ जब उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, क्या मैं बेंगलोर जा सकता हूँ? मैं वहाँ मामा रमैया के यहाँ रह सकता हूँ, वहाँ मैं कॉलेज में प्रवेश ले लूँगा। पर बेटा, तुम्हारे मामा अमीर नहीं हैं, तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो? उनकी माँ ने तर्क दिया। अम्मा ने अपनी ज़रूरतों के लिए स्वयं कमाया, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा, अपनी फ़ीस देने और पुस्तक खरीदने के लिए मैं काफ़ी धन जमा कर लूँगा। मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे, जिन्हें मैं मामा को दे दूंगा। विश्वेश्वरैया ने समझाया। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। समाधान ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रही और इस कारण वह एक व्यवहारिक व्यक्ति बन गए। यह उनके जीवन का सार था और उनका संदेश था, पहले जानो फिर करो। बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर बने। R.K. मूर्ति अनुवाद किया है सुमन जैन ने। ओके, ये है विश्वेश्वरैया के बारे में जानकारी। ओके, ये उनकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और ये सोच विचार वाले जो क्वेश्चन हैं, इनको मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब ये है इसका पार्ट 2। जय हिंद।